खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की खदमत के कंट्रोल से मुतालिक मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस पर आज NCCSA की पहली मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस पीसी में सीएम केजरीवाल ने कहा कि 23 जून को पटना में जो विपक्ष की मीटिंग होने वाली है उसमें पहला एजेंडा दिल्ली के लिए लाया गया ऑर्डिनेंस होगा। और क्या कुछ कहा सीएम केजरीवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट जितने निर्णय लेगी, कैबिनेट मतलब सुप्रीम बॉडी, चुनी हुई सरकार की सुप्रीम बॉडी जिसमें सारे मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। तो कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय सही है कि गलत है, ये चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कैबिनेट ने निर्णय सही लिया कि गलत लिया, और फिर वो एलजी को रिकमेंड करेगा। एलजी उस पर कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकता है। ये तो संविधान में भी नहीं दे रखा कि एलजी किसी भी निर्णय को पलट सकता है। इन्होंने नया एक संविधान बदल दिया और ये अथॉरिटी बनाई है कि अथॉरिटी के अंदर मुख्यमंत्री बैठेगा, मुख्यमंत्री के सर पे 2 अफसर बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अथॉरिटी की जो मीटिंग है, अथॉरिटी कितना फ्यूटाइल एक्सरसाइज है इससे आप समझ सकते हो। ये पहली मीटिंग हुई, इसके पहले एक फाइल आई मेरे पास 15 दिन पहले, लास्ट वीक ऑफ मई में। उस फाइल में वो एक ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहते थे। उसको फाइल को पढ़ने के बाद मेरी 3-4 क्वेरीज थी, क्लैरिफिकेशंस थे। तो मैंने फाइल पे लिखा कि ये 3-4 मेरे क्लैरिफिकेशंस हैं और इनका जवाब दिया जाए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मीटिंग किस दिन होगी, कितने बजे होगी और कहाँ होगी। वो 3 या 4 क्लैरिफिकेशंस क्वेश्चंस मैंने लिख के फाइल पे भेजे। वो फाइल मेरे पास फिर वापस नहीं आई, वो फाइल सीधे एलजी के पास चली गई और उस फाइल पे लिखा गया कि अथॉरिटी के 3 मेंबर में से 2 मेंबर्स की सहमति हो गई है, 1 मेंबर की सहमति नहीं है, इसीलिए इसको अप्रूव कर। तो वो तो हमेशा ही उन दोनों की सहमति है, वो तो दोनों केंद्र सरकार के ऑफिसर्स हैं और मैं ही उसमें अकेला हूँ। तो मतलब मैं अगर कोई उस मीटिंग के अंदर क्वेरी भी करता हूँ, क्लैरिफिकेशन भी मांगता हूँ, तो मेरी क्लैरिफिकेशन के जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एलजी साहब के पास उन्होंने फाइल भेजी, एलजी साहब ने लिख दिया कि ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए। ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। मेरे पास ना ऊपर जाते टाइम फाइल आई, ना नीचे जाते टाइम फाइल आई। मेरे पास तो जब फाइल आई मैंने उस पर क्वेरी रेज की और क्वेरी के बिना जवाब दिए उन्होंने एलजी से अप्रूवल। फिर अथॉरिटी की ज़रूरत क्या यार। तो ये दिखाता है ये सारी चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है और सारी पार्टियों से भी उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगी, राहत मिलेगी, और अगर राज्यसभा में, संसद में बिल आता है तो उसको जीतने नहीं दें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन मोदी की 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक रोजा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में छत्तीसगढ़ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, पौंडीचेरी की साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी और ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी लक्ष्मी दीदी खास मेहमान थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जज्बाती ब्लॉग, जो कि गुज़िश्ता साल हीराबेन मोदी के लिए लिखे गए थे, इन्हें तंजीम ने मुख्तलिफ जुबानों में एक किताब की शक्ल दी है। अब हीराबेन मोदी की 100वीं यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर मां के नाम से इस किताब का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम के कन्वेनर जसीम मोहम्मद ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी वालिदा के 100वें साल में दाखिल होने पर उनके लिए ये जज्बाती ब्लॉग लिखा था। जब हम लोगों के मेंटर श्री राम बहादुर राय जी के पुस्तक की कार्यक्रम चल रहा था डॉक्टर अंबेडकर भवन में, तो उस कार्यक्रम के दौरान ही एक पीआईबी के रिलीज़ हमारे मेल पे आती है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने माँ के 100वीं वर्ष में एंटर करने पर एक भावनात्मक ब्लॉग लिखते हैं और उस भावनात्मक ब्लॉग हमें लगता है कि आज के दौर पे बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है। और मैंने कोशिश भी की है कि वो जो ब्लॉग है जो 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री जी ने लिखा, उसको एनसीईआरटी की पुस्तकों में, बच्चों के पुस्तकों में उसको शामिल किया जाए। धैर्य, सेवा, समर्पण, त्याग और स्नेह की साक्षात प्रतिमूर्ति, सागर समतुल्य श्रद्धा,
माँ आदरणीय हीराबेन मोदी जी के उसी दिन हमने सोच लिया था कि आज अगले साल हम उनके 100वें वर्षगांठ जयंती और उनका जन्म शताब्दी को हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ईश्वर की जो मर्ज़ी है वो सबसे पहले वही है। और 30 दिसंबर 2022 को उनका स्वर्गवास हुआ। वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को हम एक रूप देने की कोशिश करें, और इस वजह से नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ब्लॉग अगर आप, हमें लगता है कि यहाँ पे सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मतलब उस ब्लॉग को ज़रूर narendramodi.in ऐप पे वो ब्लॉग पूरी है, उसको ज़रूर देखें। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने मुल्क भर में फिल्म आदिपुरुष को लेकर जारी तनाज़ा के बीच बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस फिल्म पर मुल्क भर में पाबंदी लगा देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में फिल्म पर पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसको इन्होंने धीरे धीरे युद्धक राम की उनकी छवि बनाई। हनुमान जी जो ज्ञान भक्ति शक्ति के प्रतीक हैं, उसको एंग्री बर्ड बना दिए। अब तीसरा क्रोनोलॉजी ये है कि जो सब बजरंग दल के लोग बोलते हैं वो शब्द भगवान हनुमान जी से बुलवा रहे हैं। ये इनकी क्रोनोलॉजी है। इनको किस प्रकार से इनके छवि और तस्वीर को रूपांतरित किया जाए, ये एक दिन का नहीं है, ये वर्षों का है। और अब जब जनता इसके खिलाफ खड़ी हो गई तो वे कहते हैं कि इसको बैन लगाया जाए। अब तो अरुण साहु जी ट्वीट किए थे, उसको डिलीट भी कर दिए। तो उद्देश्य इनका ये है कि किस प्रकार से हमारे आदर्श, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं, हमारा आस्था है, हमारी आस्था, उसको इसको किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, रूपांतरित किया जाए। लेकिन उसका असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है, जनता जान चुकी है। जो बनाने वाले हैं वो कौन है, किन किन के साथ फोटो है, उनके एसोसिएशन किन के साथ है, वो सब जान गए। अन्यथा ये यदि कोई दूसरा डायरेक्टर और निर्माता होता, अभी तक के पूरे देश भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले पूरा सड़कों में दिखाई पड़ते। लेकिन वो उनके अपने हैं, इसलिए ये लोग छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए भाई? यदि आप राम के भक्त हैं, हनुमान जी के मानने वाले हैं, चाहे वो कोई बनाने वाले, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही चाहिए? इसका मतलब ये है कि राम पे आपकी आस्था नहीं है, हनुमान पे आपकी आस्था नहीं है, माता जानकी पे आपकी आस्था नहीं है। आप तो केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक उद्देश्य से आपका गठन हुआ है। नहीं तो आप निष्पक्ष होते तो आपको अभी तक के इसमें जैसे पहले हरकत करते थे वैसे हरकत करना था। चुप, पूरे देश भर में चुप है। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर से 110 किलोमीटर दूर टोंक जिले में एक जहनी तौर पर माजूर लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीती रात लड़की का चचेरे भाई काशिफ जुबैरी उसके कमरे में घुसकर उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। लड़की की वालिदा की जानिब से एहतजाज करने पर मुलजिम ने अपने सियासी ताल्लुकात का हवाला देते हुए धमकाया और मां बेटी को घर से निकालने की कोशिश भी की। मुतासिरा की वालिदा बैरवा बिरादरी से ताल्लुक रखती है, जिसने मजहब तब्दील कर मुलजिम के चाचा से शादी की थी। अपने शौहर की मौत के बाद मुतासिरा लड़की और उसके अहले खाना अपने दूसरे चाचाओं के साथ एक ही घर में रह रहे थे। आपको ये भी बता दें कि मुलजिम काशिफ AIMIM का जिला कोऑर्डिनेटर और एडवोकेट है। मुतासिरा फरीक की जानिब से थाना कोतवाली में IPC की दफा 354 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत और उनके मंसूबों को लेकर बयान दिया था। पीयूष गोयल ने कहा था कि मुफ्त की चीजें मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाती हैं। पीयूष गोयल का तरीका ये है चंदा मांगने का। जाएंगे इंडस्ट्रियल के घर पे, उद्योगपति के घर पे, आपका नाम अप्रूव हो गया है, आपका नाम अप्रूव हो गया है। मतलब आप हरी से हम चंदा लेते नहीं है, आप लटकी हो, आपका नाम ऊपर से अप्रूव हो गया है, तो बैठो चाय पियो भाई। कितना चाहिए, क्या करना है? 25 दे दो। 25 क्या आप समझ सकते हो? 2500 है, 25,000 है, 25 लाख, मेरे पता नहीं क्या है।
उसके बाद में वो कहे साहब अभी धंधे ऐसे चल नहीं रहे, अभी तो हम तो 10-12 दे सकते हैं आपको। नहीं भाई छोड़ो, हमें देने नहीं आपसे। धमकी, ये पीयूष गोयल जी है हमारे। तो आप सोच सकते हो इनकी अप्रोच ये है, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके ज्यादा हम लेते नहीं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी ने रामपुर के उत्सव पैलेस में एक अवामी इजलास का इनेकाद किया। आपको बता दें कि इस अवामी इजलास में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा और रियासती वजीर JPS राठौर ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में मोदी हुकूमत के 9 बरस की कामयाबियों का जिक्र किया गया। प्रोग्राम के बाद रियासती वजीर JPS राठौर ने आजम खां पर जमकर निशाना साधा। JPS राठौर ने आजम खां के हाल का जिम्मेदार अखिलेश यादव को ठहराया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हम सबको प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना, मंत्री बनने का सपना देखना, हम सब लोग सपने देखते भी हैं। एक कार्यकर्ता का सपना पूरा भी होता है कि यहाँ के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद पांडे जी थे। उस समय मंच से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आजम खां जी इतने अच्छे नेता हैं जिनके खिलाफ किसी व्यक्ति को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। आजम खां को तो निर्विरोध निर्वाचित हो जाना चाहिए, मंच से कहा था। आज वो पुलिस के लिए कुछ भी कहें तो पुलिस ये तो नहीं कह सकती, वर्तमान में योगी जी का राज है, यहाँ के SP ये नहीं कह सकते आजम खां के खिलाफ किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये वर्तमान के समय में कोई पुलिस दरोगा सिपाही नहीं कह सकता है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। उस समय के पुलिस अधीक्षक और अधिकारी उनकी चापलूसी करते थे, ऐसे बयान देते थे, तो उनको उस समय की पुलिस पसंद आती थी, आज की पुलिस पसंद नहीं आएगी।